नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। आज जो क्राइम की दास्तान मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसको आप कह सकते हैं ये एक अंधा क्राइम था, पर पुलिस की सूझबूझ से इस क्राइम की कहानी को सुलझाया गया। ये पूरी कहानी ऐसी है कि नाला सुपारा मुंबई के धानी बाग के पास एक लाश किसी व्यक्ति को दिखाई देती है। शव महिला का किसी व्यक्ति को दिखाई देता है। लगभग रात का समय था, पर चूंकि शव महिला का था, तुरंत तत्काल पुलिस को इत्तला किया जाता है। पुलिस की टीम पहुंचती है और जैसी पुलिस की टीम पहुंचती है वो देख के चौंक जाती है, क्योंकि ये महिला का शव अकड़ा हुआ था। महिला का शव अकड़ा हुआ था, इसका मतलब ये है कि हत्या को काफ़ी समय हो चुका था और इसीलिए अब इसकी शिनाख्त करना बहुत ज़रूरी हो गया था। जब शव को देखा गया, आसपास शिनाख्त की गई, तो कुछ चीज़ें पुलिस को मिली। वो जो चीज़ें मिली थी वो ऐसी थी। एक था बुर्का, जो कि नॉर्मली मुस्लिम महिलाएं यूज़ करती है। दूसरा, वहाँ पर कुछ यूज्ड निरोध मिले थे। निरोध आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉन्डोम्स मिले थे, जिसको मैं अभी निरोध शब्द ही इस्तेमाल करूँगा। निरोध मिलते हैं, 3 यूज निरोध पुलिस को मिलते हैं। इसके अलावा एक धारदार हथियार, और इस बात पर शक भी जा रहा था कि इसी धारदार हथियार से हत्या की गई है, चूंकि महिला के शरीर पर इस धारदार हथियार के कुछ निशान मिल रहे थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो पुलिस को मिल रही थी वो था एक स्प्रे। डिले स्प्रे नॉर्मली से कहा जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कई बार जब इस महिला पुरुष जो संबंध बनाते हैं तो टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए इस प्रकार के स्प्रे का यूज किया जाता है। ये 3 चीजें पुलिस को मिली थी और इसके अलावा पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस के पास इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव था। आपको बता दें, ये धानी बाग जो नाला सुपारा का क्षेत्र है, ये बहुत सुनसान एरिया है, और चूंकि सुनसान एरिया था, आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था और लोग भी आसपास के पूछताछ करने पर महिला के बारे में नहीं बता पा रहे थे। इसीलिए पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड क्राइम हो गया था और इसको सुलझाना पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया था। अब पुलिस ने जिस सूझबूझ के साथ इस केस को सुलझाया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस पूरी क्राइम कहानी में भी एक और कहानी है। पुलिस ने तय किया कि इसको जल्द से जल्द सुलझाएंगे और पुलिस 3 टीमें बनाती है। एक टीम जो कि उस धारदार हथियार को लेकर आसपास सर्च करती है, आसपास की बर्तन की दुकानों में पूछताछ की जाती है कि क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो इस हथियार को उस व्यक्ति ने खरीदा हो। दूसरी एक टीम बनाई जाती है उस बुर्के को लेकर, चूंकि नॉर्मली बुर्का जो होता है वो मुस्लिम महिलाएं वेयर करती है, पहनती है। तो आसपास के मुस्लिम इलाकों में पुलिस की एक टीम पहुंचती है, जाती है, वो सर्च करती है कि क्या कोई मुस्लिम महिला कुछ दिनों से गुमशुदा है। इसके अलावा एक और टीम बनाई जाती है, चूंकि पुलिस को उस शव के पास में यूज्ड स्प्रे और यूज्ड निरोध मिले थे, तो पुलिस की एक टीम आसपास के मेडिकल स्टोर्स में जाती है और पूछताछ करती है कि शायद उस स्प्रे के बैच नंबर से पुलिस को कुछ जानकारी मिल पाए। सभी टीम की अपनी अपनी भूमिका थी। पहली टीम जो कि उस धारदार हथियार को लेकर बर्तन की दुकानों में जा रही थी, खोजबीन कर रही थी, पतासाजी कर रही थी, उस टीम के हाथों कुछ भी नहीं लग पाया था। दूसरी टीम जो बुरखे को लेकर आसपास के मुस्लिम इलाकों में सर्च कर रही थी, जब वो जा रही थी तो स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने तय किया कि हम वोटर लिस्ट को लेंगे और वोटर लिस्ट में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम परिवार हैं, उनके घर में जाएंगे और पता करेंगे। जब पुलिस की ये टीम मुस्लिम परिवारों के घर में जा जाके सर्चिंग कर रही थी, अब तक तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था, पर जब पुलिस की टीम सर्च कर रही थी तो एक घर से बच्चों के रोने की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। चूंकि पुलिस निकली ही थी, सर्चिंग पर थी, तो पुलिस ने तय किया हम चलते हैं इस घर में, जाकर बात करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है तो पुलिस को यह मालूम चलता है कि इस घर की महिला, यानी उन बच्चों की मां 2-3 दिन से लापता है। बच्चे परेशान हैं, भूखे हैं, इसीलिए बच्चों के पिता पास ही पुलिस स्टेशन यानी नाला सुपारा के पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं रिपोर्ट दर्ज कराने उनकी मां यानी अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की। पुलिस को लगता है शायद ये वही महिला तो नहीं है। पुलिस के हाथ में वो फोटो भी होती है महिला की। तुरंत पुलिस की टीम वापस पहुंचती है अपने थाने में। यहां पर दूसरी टीम जो मेडिकल स्टोर्स में घूम रही थी और उस
स्प्रे के बैच के द्वारा पता लगाने का प्रयास कर रही थी। यहां भी पुलिस को कुछ सफलता मिली। एक मेडिकल स्टोर के संचालक ने अपने बैच नंबर से, मेडिकल स्टोर्स में नॉर्मली जब मेडिसिन लाई जाती है तो उसमें बैच नंबर डाला जाता है, तो बैच नंबर मैच होना बताया और ये बताया कि केवल ये स्प्रे परचेस नहीं किया गया था, इसके साथ में कुछ निरोध के पैकेट्स भी परचेस किए गए थे। तो वहां पर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया और सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा था उसकी फोटो भी आ गई। क्योंकि यहां पर पुलिस की इस टीम का काम पूरा हो गया था, अब ये टीम भी थाने की ओर रवाना हो गई थी। जब पहली टीम जिसने जो बुर्का लेकर ढूंढ रही थी वो टीम पहुंचती है तो वहां पाती है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपने पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा रहा होता है। उससे जब बात की जाती है तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जियाउल शाह है और 2 से 3 दिन हो गए हैं मेरी पत्नी कहीं चली गई है, घर नहीं आई है। पुलिस की ये टीम उससे पतासाजी करती है। उतनी देर में पुलिस उसकी टीम को वो फोटो दिखाती है महिला की, जो शव की फोटो उसके पास थी। फोटो को देखते ही जियाउल रो पड़ता है और एक कहता है कि ये फोटो मेरी पत्नी की ही थी, मेरी पत्नी की ही है। अब यह तय हो जाता है कि ये गुमशुदा महिला जियाउल शाह की पत्नी सायरा बानो ही थी, जो कि 2 से 3 दिन से गायब थी। अब इसी बीच में दूसरी टीम जो कि मेडिकल स्टोर में गई थी, मेडिकल स्टोर से जिसने उस मेडिसिन को परचेस किया था उसकी फोटो को ले आती है और जो कि दुखी सा बैठा हुआ युवक जियाउल शाह था उसे दिखाती है। पूछती है कि क्या आप इस युवक को जानते हो? गौर से देखने के बाद जियाउल शाह तुरंत कह पड़ता है, आपको यह फोटो कहां से मिली? पुलिस तुरंत चौंक जाती है, तुम इसे पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? जियाउल शाह कहता है, हाँ मैं इसे पहचानता हूं, और कहता है ये तो मेरा भतीजा है जो कि यहां नहीं दिल्ली में रहता है। ये बेकरी की दुकानों में काम करता है और दिल्ली में काम करता है। ये अक्सर बीच बीच में यहां आया जाया करता था। पुलिस सारी जानकारी उसकी लेती है, नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ लिया जाता है और तुरंत एक टीम साउथ दिल्ली को रवाना हो जाती है ताकि निजामुद्दीन जो कि उनका भतीजा था उसको पकड़ा जा सके। कुछ बातें पुलिस के सामने स्पष्ट हो रही थी, धुंधली सी तस्वीर सामने में आ रही थी। शायद अब ये केस सुलझने को था। जब दिल्ली टीम पहुंचती है, साउथ दिल्ली टीम पहुंचती है, तो वहां पर कहीं पर भी निजामुद्दीन का जो कि जियाउल शाह का भतीजा था उसका पता नहीं लग पाता। बहुत जगह सर्च किया जाता है, पूछताछ की जाती है, फोटो दिखाई जाती है। उसके बाद में एक केक की शॉप में कुछ लोग पहचान लेते हैं कि हाँ ये पास वाली केक की शॉप में, बेकरी में काम करता है। पुलिस वहां पहुंचती है। पहले तो निजामुद्दीन अपनी बातों को घुमाता है, पर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और उसको अपने साथ में मुंबई नाला सुपारा ले आती है। अब इस केस का पूरा खुलासा होता है। ये खुलासा भी किसी और क्राइम स्टोरी से, किसी और कहानी से कम नहीं था। तो क्या था वो खुलासा? दरअसल निजामुद्दीन जो कि भतीजा था उसका अपनी चाची सायरा बानो के साथ में अवैध संबंध था। ये दोनों लगातार कई बार फिजिकल हुआ करते थे। अब इस बीच में निजामुद्दीन की यानी भतीजे की शादी हो जाती है। निजामुद्दीन सोचता है चूंकि मेरी शादी हो गई है, अब नया जीवन शुरू करना है, नए तरीके से जीना है, इसीलिए मुझे इस चाची को छोड़ना होगा और अपनी पत्नी के साथ समय बिताना होगा। इसीलिए वो दिल्ली में चला गया था, पर उसकी चाची को निजामुद्दीन की लत लग गई थी। अब वो बार बार उसे प्रेशराइज करती थी, उसे बार बार बुलाती थी। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका था निजामुद्दीन। अब ये सारी बातें निजामुद्दीन की पत्नी को भी मालूम चल गई थी। वो भी ऐसा कहती थी कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, अपनी ही चाची के साथ इस प्रकार के गंदे संबंध रख रहे हो। बहुत प्रेशर में निजामुद्दीन था, तो एक दिन उसने तय किया कि वो इसका समाधान निकालेगा और निजामुद्दीन अपनी चाची को फ़ोन करता है, मिलने के लिए बुलाता है। कहाँ बुलाता है? वो बुलाता है नाला सुपारा के सुनसान इलाके धानी बाग में। यहाँ पर सोचने की बात है, एक चाकू खरीदा जाता है, साथ साथ में एक मेडिकल स्टोर से स्प्रे जो कि टाइमिंग को बढ़ाता है वो खरीदता है और साथ में कुछ निरोध खरीदता है। अपनी चाची को मारने के पहले, उसे रास्ते से हटाने के पहले निजामुद्दीन फिर से एक बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है
और शारीरिक संबंध बनाने के बाद धारदार हथियार से अपनी चाची को मौत के घाट उतार देता है। आप सोच सकते हैं कि कैसी मानसिकता, ऐसी मानसिकता किसी व्यक्ति की कैसे हो सकती है जब उसने तय कर लिया था कि वो अपनी चाची सायरा बानो को मौत के घाट उतारेगा, पर उसने मरने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना वैश्यपन लोगों के दिमाग में कैसे आ जाता है? खैर, ऐसा हुआ और फाइनली इस ब्लाइंड क्राइम को पुलिस ने अपनी सूझबूझ से और मेहनत से सुलझाया। ये पूरी क्राइम स्टोरी एक बात को समझाती है, एक सबक देती है कि किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हम भी आपको सलाह देंगे, और कभी भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन क्राइम नहीं होता, और भी कुछ रास्ते हो सकते हैं। फिलहाल आज की ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।